गुड मॉर्निंग मैम।
ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड ऑसिलेशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। कंटिन्यू विद दैट। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। ओके, तो रिफ्लेक्शन टेक्निकली एनक्लोज्ड स्पेस में जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वजह से दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो एको और दूसरा रिवर्बरेशन। Ma'am, first one is echo and second is रिवर्बरेशन। And then एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड। जब भी कोई साउंड साउंड वेव किसी सरफेस पे से टकराती है तो उसमें कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बाकी का पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड रिवर्बरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है साउंड वेव का, बिकॉज साउंड वेव एंड साउंड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एनर्जी जैसे लाइट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कितना लॉस हो रहा है हमें उसी पे जो रिवर्ब वाला डिफेक्ट होता है डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस मीन्स कितना रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है बैक टू द हियरिंग, लाइक हमारे कान तक कितना नहीं वापस आ पा रहा है। सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन जो भी सरफेस से साउंड टकराती है उसकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंड कितनी रिफ्लेक्ट होगी। एंड दिस एंड जो रेशियो होता है ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड द एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी स्ट्राइक हो रही है, कितनी साउंड वेव की एनर्जी स्ट्राइक हो रही है सरफेस पे एंड कितनी एब्जॉर्ब हो जा रही है, इसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एंड दिस डिटरमिन्स कि हमारे स्पेस में, एनक्लोज स्पेस में, इंटीरियर में साउंड की वजह से कितना डिफेक्ट होगा या नहीं होगा। एंड वैल्यू, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में आया? yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा। साउंड वेव इमेजिन करो कि स्पीकर से एक साउंड आ रही है
साउंड निकल रही है एक बंद कमरे में, ठीक है, एंड वो साउंड टकराएगी दीवारों से, दरवाजे से, या जो भी सामान होगा, ठीक है, उससे टकरा के कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा आपके कानों तक, जिससे आप सुनेंगे उसको, एंड कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। Yes, एंड ma'am. अब जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस साउंड के सोर्स से निकली थी, मीनिंग द पार्ट लॉस, कितना लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, Yes, अब समझ में आया? yes, ma'am. तो ये जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये डिपेंड करता है साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द एक एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो जाते हैं, बिकॉज साउंड ट्रैवल्स एज अ वेव, साउंड एनर्जी ट्रैवल्स एज अ वेव। तो ऑसिलेशन क्या होता है, जीरो या मीन से मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस जीरो पे आना, एंड देन जीरो से लोएस्ट पॉइंट पे जाके वापस आना, दैट इज अ वेव। साइन वेव जैसे होती है। तो जब Yes, जब ma'am. वेव जीरो से पूरा ट्रैवल करके दोबारा जीरो पे आती है, मतलब गोज टू द हाईएस्ट, फिर जीरो, फिर लोएस्ट, फिर वापस जीरो, इतना पूरा प्रोसेस को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक सेकंड में ये जितनी बार ऑसिलेट होगा वेव, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दिस कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन कितनी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द साउंड वेव, एंड these values are directly related to the normal frequency of 500 cycles per second। मीनिंग जैसे अगर हम अलग अलग चीज़ों की जो भी स्पेस में हो सकती हैं, अलग अलग मटेरियल्स को देखें, जैसे कि विंडोज, वेंटिलेटर्स, ब्रिक वॉल, प्लास्टर, ग्लास, मार्बल, लिनोलियम या फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर, सॉलिड वुडन फ्लोर, ये सारी चीज़ों के अपने अपने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होते हैं। मीनिंग ये कितना लॉस होता है इनसे, अगर साउंड दीवार से टकराएगी या विंडो से टकराएगी तो कितना लॉस है। स्क्रीन आप विजिबल है?
No, ma'am, it's black. Yes, ma'am. हाँ फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट मी सी आपका। आज का बात आज का क्या है? Yes, ma'am. आप जो बता रहे हैं वो कल की क्लास में कवर हो चुका है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड का एब्जॉर्प्शन। साउंड वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में कवर हो चुकी है। सी लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड कवर कर लिया था, मीनिंग yesterday. Sound waves, how they travel in air, in solids and liquids, this was covered. And reflection, diffraction and absorption was discussed. Last topic. And ये absorption कैसे affect करता है the way we experience sound in a enclosed space, वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। Okay. Uh, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो इंटीरियर में होते हैं, विंडोज, वेंटिलेटर्स, डोर्स, फ्लोरिंग एक्सेट्रा, ये इनका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है एंड उससे क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट अफेक्ट। The furniture, curtains, carpets,
etc. absorb sound energy to a fairly good extent. क्योंकि इनका जो कोएफिशिएंट होता है ऑफ curtains, carpets and furniture, it is सी ओपन विंडो का मीनिंग अगर कोई भी बैरियर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा मीनिंग देयर इज नो एब्जॉर्प्शन एंड तो जितनी टोटल साउंड होती है वो ट्रैवल करती रहती है उसके थ्रू मीनिंग देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन तो कंप्लीट देयर विल बी नो लॉस ऑफ साउंड एंड इंटीरियर स्पेस में सबसे ज़्यादा प्लाईवुड बटन्स हैवी कर्टन्स या ड्रेप्स ये चीज़ें साउंड एब्जॉर्ब करती हैं कारपेट साउंड एब्जॉर्ब करते हैं एंड जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा सो उतना ही ज़्यादा लॉस होगा हमारे साउंड का एंड समर्स में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है सॉरी विंटर्स में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है कंपेयर टू समर्स बिकॉज विंटर्स में लोग ज़्यादा हैवी क्लोथिंग पहनते हैं चाहे वो कोई कमरा हो चाहे वो कोई ऑडिटोरियम हो सो हैवी क्लोथिंग थिंग्स लाइक दैट absorb more sound as compared to wood, glass, marble या इस टाइप के solid materials. And sound किसी enclosed space में sound कैसे behave करती है? Let's see that.
Sorry, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ मीटिंग से, तो नेटवर्क इज टेरेबल. So where was I? Right. किसी स्पेस में साउंड ट्रैवल करती है, तो अगर स्पेस छोटा है तो अगर स्पेस छोटा है तो उससे क्या होता है कि बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट सरफेसेस से, एंड इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड एंड इट गेट्स डिफ्यूज, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. राइट, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. देन जो ऑडियंस होती है, मीनिंग जो भी लोग होते हैं उस स्पेस में, वहां पे साउंड वो भी कुछ एब्जॉर्ब कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. क्योंकि हम जब कोई आवाज सुनते हैं तो जो साउंड वेव्स होती हैं, दे गेट एब्जॉर्ब बाय आवर ईयर्स. दैट्स हाउ वी लिसन टू द साउंड. सो कुछ इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग जो ऑडियंस होती है, जो भी लोग होते हैं, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ साउंड. Then third thing that happens is uh, absorption of direct and reflected sounds by surfaces like walls, ceiling, and floor of the space also absorb कुछ साउंड जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है, एंड वो बाकी की साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. उससे उससे साउंड हम तक कैसे पहुंचती है, कितना डिस्टर्ब होके पहुंचती है, उस पे डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी की आवाज सुनाई दे रही है. Then fourth point is reflection of sound from right angle corners. Meaning जो corners होते हैं रूम के, जो 90 डिग्री पे होते हैं, जब साउंड उन पे टकराती है तो it reflects back towards the source. Meaning वो नॉर्मली जब इंसिडेंट रेज जाती हैं तो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो एग्जैक्ट मिरर होता है उसका. पर अगर कॉर्नर्स पे 90 डिग्री के कॉर्नर्स पे साउंड वेव्स टकराती हैं तो दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द सोर्स. जहां जिस डायरेक्शन से आती है वहीं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है. अगर जो भी सर्फेसेस हैं वो तो रिफ्लेक्टिव हैं तो, एंड इससे क्या होगा, अगर थोड़ी बड़ी स्पेस है तो वहाँ पे एको क्रिएट होने लगेगा, या अगर थोड़ी छोटी स्पेस है तो वहाँ पे रिवर्ब होने लगेगी, आवाज गूंजने लगेगी. Then another thing that happens is dispersion of the sides of an enclosure. Meaning जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं वो उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं पहले बाय मेकिंग वन सरफेस डिस्पर्सिव. मीनिंग कोई एक सरफेस ऐसा हो रूम का जो बाकी के सरफेसेस से 90 डिग्री पे ना हो, मतलब पूरा कमरा
रेक्टेंगल या स्क्वायर ना होके किसी और शेप का हो अगर, तो अगर हमारी जो साउंड है वो दूसरी तरह से बिहेव करेगी एज कम्पेयर टू अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल जो। देन और क्या होता है, और ये होता है कि जो डिफ्रैक्शन, अच्छा आप दोनों लोग कल की क्लास में नहीं थे, तो आई टेल यू डिफ्रैक्शन इज बेसिकली जब कोई भी लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है, तो कॉर्नर से टकराने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ओपन कॉर्नर से टकराती है, तो वो वहां पे डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉर्नर, वो एज starts acting like a sound source. That is diffraction. Uh, Edge diffraction results in the curvature of part of a sound while wave walk around the edge of a barrier. मतलब अगर suppose कोई partition wall है जो पूरी छत तक नहीं जा रही है, so अगर उससे आवाज टकराती है तो उसका जो edge होगा, the open edge, वो उसकी वजह से sound disperse हो जाती है, and then वो edge starts acting as a sound source, and इससे हमारी आवाज और गूंज सकती है, इससे और ज्यादा डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं हमारे साउंड क्वालिटी में। देन साउंड शैडो, अगर कोई बैरियर साउंड वेव को डिस्टर्ब करता है, मीनिंग हमारी साउंड वेव ट्रैवल कर रही है एंड इफ इट कम्स अक्रॉस एनी साउंड बैरियर या एनी बैरियर, तो वो एक शैडो क्रिएट करता है, जैसे कि लाइट बिहेव करता है वैसे ही। मीनिंग जैसे कुछ उसका पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा विद इन द सरफेस, एंड जो लाइक जैसे हम लोगों ने अभी एज डिफ्रैक्शन की बात की, उसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो वो कम डिफ्रैक्ट होती है, मतलब वो कम डिस्कैटर होती है बिकॉज ऑफ एन एज एज बैरियर, एंड अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी। तो इससे क्या होता है कि अगर ऐसे स्पेस में जैसे कोई ऑडिटोरियम है और उसमें बैल्कनीज जो कि प्रोजेक्टेड आउट होती हैं, उससे जब कोई साउंड टकराती है तो इट विल ब्लॉक कुछ पार्ट ऑफ द साउंड फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड इट। जैसे कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो शैडो क्रिएट होती है, एंड उतने पार्ट में लाइट नहीं जाती है, कम जाती है, वो वैसे ही साउंड शैडो क्रिएट होता है अगर किसी प्रोजेक्शन से साउंड टकराती है, तो क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है, तो जहाँ उसको आइडियली जाना चाहिए था सीधे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो आपको मे बी बैल्कनीज में या उसके नीचे, अगर ऑडिटोरियम में बैल्कनी है तो उसके नीचे आपको कम आवाज आएगी, आपको थोड़ी डल आवाज आएगी। देन प्राइमरी रिफ्लेक्शन, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है ना आपको, मीनिंग जिस सरफेस से लाइट जिस एंगल पे टकराती है, the angle between that and the and a line perpendicular to that surface, वो जो एंगल होगा
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंड वो दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल पे लाइट साउंड रिफ्लेक्ट होगी वो उससे इक्वल होता है, मीनिंग मिरर की तरह साउंड, जैसे लाइट मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड किसी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। सो मीनिंग आपका जो मेन जो रिफ्लेक्शन का एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट पॉइंट। हाँ, सी जब हमने बात की कि जब भी कोई साउंड किसी सरफेस से टकराती है तो इट स्कैटर्स। जैसे कि लेट मी शो यू अ डायग्राम। सी ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड ये जो जहाँ इक्वल होता है वो हमारा प्राइमरी रिफ्लेक्शन होता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज रिफ्लेक्शन होते होते साउंड वेव्स गेट डिफ्यूज, इस तरह से वो स्कैटर हो जाती हैं। समटाइम्स दे गेट डिफ्रैक्टेड, इस तरह से किसी एज से टकरा के दे गेट स्कैटर्ड, एंड समटाइम्स दे गेट एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वी डोंट ओनली गेट वन रिफ्लेक्शन, कई रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं साउंड के, बट जो एंगल, जिस रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल होगा टू द इंसिडेंट एंगल, वो हमारा प्राइमरी रिफ्लेक्शन होगा। देन पैनल रेजोनेंस। hold on, let me share the screen. Panel resonance. Sound waves can propagate through a solid material by panel vibration. मतलब जो मटेरियल से वो टकराती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स आर बेसिकली वाइब्रेशन जो कि हवा के पार्टिकल्स में क्रिएट होता है। हवा, सॉलिड, एनीथिंग जिस भी मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं साउंड की वजह से, दैट क्रिएट साउंड। सो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्रिएट्स मटेरियल का वाइब्रेशन। सो जब साउंड्स किसी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती हैं, दैट इज बिकॉज जब सरफेस से साउंड टकराती है तो उसके सरफेस के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, देन उससे टकराने वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, देन सो ऑन एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू अ सॉलिड मटेरियल, और इस फिनोमिनन को पैनल रेजोनेंस बोलते हैं। इट डजंट साउंड वेव एक्चुअली उसके थ्रू नहीं जाती है। व्हाट हैपेंस इज कि वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, एंड वो डिस्टर्बेंस कैरीज ऑन थ्रू द मटेरियल, उसको पैनल रेजोनेंस कहते हैं। सो इट बिहेव्स लाइक साउंड, बट साउंड इटसेल्फ अंदर नहीं जा रही है, इट्स जस्ट डिस्टर्ब द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मटेरियल। एंड जो पैनल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, इट्स वाइब्रेटेड बाय बोथ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। कोई डाउट? No, ma'am. मैम इस बार आईएएस का थ्योरी एंड वाइवा दोनों होगा?
जब भी साउंड किसी स्पेस में मूव करती है तो वो इस तरह से बिहेव करती है किसी एनक्लोज स्पेस में। साउंड सोर्स से निकलने के बाद और लिसनर तक पहुंचने तक कई बार रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंड जो डायरेक्ट पाथ फॉर्म होता है साउंड सोर्स एंड लिसनर के बीच में, सी जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि देर इज वन डायरेक्ट पाथ, मतलब ये साउंड सोर्स है, परफॉर्मर इज अ साउंड सोर्स, एंड ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके थ्रू डायरेक्ट डायरेक्ट साउंड लिसनर तक पहुंच रही है। बट उसके अलावा क्योंकि साउंड, देर इज नो रूल, साउंड हर डायरेक्शन में मूव करती है, सो वो हर सरफेस से टकरा के, बार बार टकरा के, रिफ्लेक्ट होके, एब्जॉर्ब होके भी इनडायरेक्टली लिसनर तक पहुंचती है। So, जो बाउंड्रीज होती हैं ऑफ द स्पेस विल हैव थ्री प्रिंसिपल इफेक्ट्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ साउंड। मीनिंग ये जो आपके सर्फेसेस हैं ये आपके साउंड की क्वालिटी को तीन तरह से इफेक्ट करेंगे। वन इज जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास डायरेक्टली तो आवाज आ ही रही है और आपके पास कई अलग जगह से भी आवाज आ रही है टकरा, जो रिफ्लेक्ट होके अलग अलग सर्फेसेस से आ रही है। देन साउंड का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, मतलब आपको आवाज कितनी देर तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जो सी ये जो डायरेक्ट पाथ है साउंड है, डायरेक्ट साउंड आपको सबसे पहले सुनाई देगी। देन जो उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ से सपोज ये आ रही है तो ये आपको सुनाई देगी, फिर उसके बाद आपको थोड़ी और दूर से जो आ रही है और बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो सबका जो पाथ ऑफ ट्रैवल है तो वो भी डिफरेंट है, तो उससे उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, तो आपको साउंड बहुत देर तक सुनाई देती रहेगी। सो ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड लास्टली उसका डायरेक्शन भी ऑल्टर्ड हो सकता है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ऑडिटोरियम्स में आपको ऐसा, मतलब अगर आप सपोज किसी बड़ी स्पेस में आप किसी की कोई आवाज सुन रहे हैं तो समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज कि किस तरफ से आवाज आ रही है, आपको ध्यान से सुनना पड़ता है कि कहाँ से बुला रहे हैं कोई हमें। तो दैट हैपेंस क्योंकि कई बार कई जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो आपको डायरेक्शन, दिशा भ्रम होने लगता है आवाज कहाँ से आ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सी, क्या तीन चीजें थी। वन इज साउंड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, देन सेकंड इज साउंड ड्यूरेशन बढ़ जाती है, एंड थर्ड इज उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसा फील होता है कि साउंड का डायरेक्शन इज नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक। ओके, कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? No, ma'am. ये आपने क्या शेयर किया है यहाँ से? Anyways, so
सो इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम डायरेक्टली एक साउंड सुन रहे हैं एंड रिफ्लेक्टेड सुन रहे हैं जो कि ओवरलैप होती हैं एंड उससे साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि साउंड का लेवल बढ़ जा रहा है एंड उससे डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। सो आवाज की ओवरऑल क्लैरिटी गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड चेंज्ड। एंड जो इनडायरेक्ट साउंड होती है वो जो लिसनर होता है उस तक देर से पहुंचती है एंड उससे जो साउंड का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। एंड जब ये चीजें आवाज ओवरलैप होने लगती हैं तो बेसिकली वही रिवर्बरेशन होता है एंड दैट इज अ डिफेक्ट इन साउंड जो कि हमें अवॉइड करना है। सो लेट्स सी कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। एब्जॉर्बेंट मटेरियल साउंड क्वालिटी कैसे चेंज या इम्प्रूव करते हैं कि एक जो प्रॉपर आइडियल एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। मतलब वो टोटल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे एंड इट शुड बी मेंटेनेंस proof, waterproof, fireproof, and sufficiently strong and good in appearance. देखो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं कि इतनी बार साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, ओवरलैप हो रही है, दिशा भ्रम हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि हमारा जो वॉल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव ज़्यादा है, एब्जॉर्बेंट कम है। मीनिंग जो आवाज वॉल से टकरा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हम आवाज को रिफ्लेक्ट होने से बचाएंगे। सो वी वांट कि आवाज एब्जॉर्ब ज्यादा हो, रिफ्लेक्ट कम हो, तो उससे ओवरलैप भी नहीं होगा, इंटेंसिटी भी सही सुनाई देगी जो इंटेंडेड है एंड जो डायरेक्शन है वो भी क्लियर होगा कि कहाँ से आवाज आ रही है बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। सो वी वांट अकोस्टिकली ट्रीटेड स्पेस में, मीनिंग जहाँ पे वी वांट की आवाज क्लियर सबसे क्लियरली आए, वहाँ पे हम वॉल्स पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगाते हैं जिसे हम अकोस्टिक मटेरियल्स भी बोलते हैं, जो कि ऑडिटोरियम्स में, साउंड स्टेजेस में, स्टूडियोज में होते हैं। क्योंकि अगर किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिफ्लेक्टिव वॉल्स होगी तो हमारी सिंगर की आवाज तो आएगी ही आएगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड आवाज भी आएगी विच विल नॉट साउंड गुड। इसलिए जो अकोस्टिकली डिजाइन स्पेसेस होते हैं उसमें हम वॉल्स पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज करते हैं जिससे ये रिफ्लेक्शन और ये इनडायरेक्ट साउंड कैन बी कंट्रोल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो लेट्स आज की क्लास में लेट्स डिस्कस एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल में होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो, मेंटेनेंस प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, फायर प्रूफ एंड इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग। सेकेंड पॉइंट इज कि जो नॉइज का लेवल है रूम का वो कम हो जाना चाहिए अगर उसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल हमने लगाया है तो। मीनिंग जो बाहर से आवाज आती है वो कम हो जानी चाहिए, जो बाहर का शोर आता है वो कम हो जाना चाहिए एंड एक ऐसा स्पेस जिसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया हो
वहाँ पे अगर जो कोई बोल रहा है वो क्लियरली सुनाई देना चाहिए, एंड जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो प्रॉपरली अच्छे से एंजॉय करना कर पाए, ऐसा होना चाहिए। मीनिंग जो भी आवाज उस स्पेस में इंटेंशनली प्ले की जा रही है वो लिसनर तक क्लियरली पहुंचनी चाहिए। एंड जो भी अच्छे एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी गई है कि वो सॉफ्ट होते हैं एंड पोरस होते हैं। मीनिंग उसमें उनकी डेंसिटी लो होती है, एंड वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि अगर साउंड वेव्स उसके अंदर पेनिट्रेट होती हैं इन द पोर्स, तो वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि पोर्स तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो अगर साउंड वेव उसके अंदर एब्सॉर्ब होती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी। राइट, जब फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। राइट, जब फ्रिक्शन होता है तब हीट प्रोड्यूस होती है। दैट इज बिकॉज जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी टकरा रहा है इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। सो आपका साउंड विल गेट एब्सॉर्ब्ड, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट विल चेंज फ्रॉम साउंड एनर्जी टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। सो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका फॉर्म चेंज हो गया। And then next, the absorbing capacity of the absorbent material depends on the thickness of the material, उसकी density and frequency of sound. So absorbent material जो हम use कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा sound absorb करेगा वो तीन चीज़ों पे depend करता है। पहला तो उस material का thickness कितना है, दूसरा उसकी डेंसिटी कितनी है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। अगर हाई डेंसिटी होगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। Ishrat, are you saying something? I am sharing the screen. आपको screen नहीं दिख रहा क्या? Hold on, मैं दोबारा share करती हूँ। एक्चुअली नेटवर्क बहुत ही पुअर आ रहा है आज, इसलिए आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड। कभी कभी आवाज आनी बंद हो जाती है, कभी कुछ। सो जस्ट अगर जैसे ही डिस्टर्बेंस आए तो लेट मी नो। ओके, राइट। सो किसी भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कितनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। पहला तो उसकी थिकनेस, सेकंड उसका डेंसिटी, मीनिंग अगर हाई डेंसिटी है तो मतलब उसकी पोरोसिटी कम है तो वो साउंड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। या अगर डेंसिटी कम है तो इट विल वर्क एज अ गुड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। देन थर्ड थिंग दैट affects the absorbent capacity is frequency of sound. सिक्स्थ पॉइंट इज कि जो अकोस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ दिस मटेरियल्स वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आपने वो मटेरियल कैसे लगाया है अपने स्पेस में। मीनिंग अगर जो ऐसा मटेरियल है उसे सस्पेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन्स, तो उससे या तो हम वॉल पे फिक्स कर सकते हैं या सीलिंग पे लगा सकते हैं या फॉल सीलिंग में लगा सकते हैं या इवन सीलिंग से सस्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलता है इट इज अचीव फ्रॉम सस्पेंडिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स के कोन्स, इन्वर्टेड कोन्स फ्रॉम द सीलिंग। तो उससे हॉल की अकोस्टिक प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं।
सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते जिससे आप किसी स्पेस को परफेक्टली अकोस्टिकली अच्छा बना सकते हो। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर एंड द इंजीनियर कि वो कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि हर स्पेस का अम, अपनी यूनिक क्वालिटीज होती हैं। उसकी वॉल्स की, उसका एरिया, उसका उसमें कितना सामान रखा है, हाँ उसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, एवरीथिंग इज यूनिक टू एवरी स्पेस, राइट। तो यू हैव टू स्टडी ईच स्पेस एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना पड़ता है टू सी कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन जिससे आप स्पेस को अच्छा बना सकते हो। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू नीड स्टडी द स्पेस टू फिगर आउट कि वहाँ के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है। एंड जब भी किसी एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को जैसे कवरिंग सजेस्ट कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं, तो उसे केयरफुली करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी एस्थेटिक या अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए तो होता ही है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी कवरिंग की वजह से जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसकी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी कम हो जाए। अब अगर हमने एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया, हमने स्टायरोफोम तो लगा दिया और उसके ऊपर हमने पीवीसी पैनलिंग कर दी, या हमने लैमिनेट लगा दिया, प्लास्टिक लैमिनेट लगा दिया, तो इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि लैमिनेट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस और साउंड उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल तक पहुंच ही नहीं पाएगी कि उसका कोई फायदा उठा पाए। So the covering for acoustic material should be selected carefully. एंड ये हमें याद रखना चाहिए कि किसी बड़े हॉल में जो ऑडियंस होती है वो बहुत बड़ा एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है, मीनिंग अगर कोई ऑडिटोरियम है जिसमें 2000 लोग बैठे हुए हैं, तो दीज 2000 पीपल विल ऑल्सो एक्ट एज एब्जॉर्बेंट्स। तो एंड स्पेशली इन हाई फ्रीक्वेंसी एरियाज, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी जोन्स, जैसे कि जहाँ ओपेरा हो रहा हो इस तरह से, वहाँ तो फिर वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स देने चाहिए, सो दैट जो रिवर्बरेशन हो एंड जो ऑडिटोरियम में हर फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको काउंटरैक्ट किया जा सके। यस आसिफ, यू हैव अ क्वेश्चन। What is your question, Asif? Ma'am, I have question. Uh, पूछो। मैम, जैसे कि जो लिसनर है और जो प्रोड्यूसर है, मतलब मैम जो वॉइस बोल रहा है, अगर काफी, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आधा तो जैसे कि हॉल में अब्सॉर्ब हो गया वॉल के थ्रू एंड लिसनर के थ्रू अब्सॉर्ब हो गया, तो जो हाई डिस्टेंस पे बैठे हैं तो वो मैम वो कैसे मतलब सुनेंगे ऐसा कुछ? डायरेक्ट साउंड से सुनेंगे, सारी आवाज तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाती है, इसलिए तो हम माइक्स यूज करते हैं बड़े एरियाज में, बड़े हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में माइक्स होते हैं एंड स्पीकर्स होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक जना बोल रहा है, आई मीन होता है, थिएटर्स में होता है, जो प्लेज होते हैं, थिएटर्स होते हैं, समटाइम्स कुछ एक्टर्स होते हैं, जैसे ओपेरा में होता है, दे डोंट यूज माइक्स, क्योंकि उनकी आवाज़ ही इतनी
ज़्यादा इंटेंस होती है। आई मीन दीज आर वेरी स्पेशली टैलेंटेड परफॉर्मर्स, पर नॉर्मली अगर देखें जैसे मूवी थिएटर्स में या किसी भी ऑडिटोरियम में कोई इवेंट हो रहा होता है तो वो माइक्स यूज करते हैं, एंड दोज माइक्स आर कनेक्टेड टू मल्टीपल स्पीकर्स जो इक्वल डिस्टेंस पे रखे होते हैं किसी भी ऑडिटोरियम में, राइट? तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक जना बोल रहा है एंड सिर्फ वही एक स्पीकर है और 2000-3000 लोग सुन रहे हैं। होता है, बहुत रेयरली होता है, बट दीज आर वेरी टैलेंटेड पीपल जो इतनी ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं कि डायरेक्ट साउंड हर बिल्कुल पीछे वाले पर्सन तक पहुंचती है। बट अदर देन दैट, नॉर्मल केसेस में सोर्स ऑफ साउंड वन पर्सन नहीं होता है। स्पीकर इज ओनली द सोर्स ऑफ साउंड सो दैट वो माइक्रोफोन में आवाज जाए। देन स्पीकर्स, मल्टीपल स्पीकर्स के थ्रू ऑडियंस तक आवाज आती है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि एब्जॉर्ब सारी आवाज एब्जॉर्ब हो गई और पीछे तक आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि स्पीकर्स पीछे तक लगे होते हैं, राइट? मैम बट लेकिन वो साउंड इंटरसेक्ट क्यों नहीं होता है? जैसे कि जो अगर इंटरसेक्ट होना चाहिए वो मैम साउंड साउंड। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं, साउंड इंटरसेक्ट होता है पर दो वजह से। पहली बात तो जो स्पीकर्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में रखे, टेढ़े रखे होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, कि अगर जो बिल्कुल टर्शरी एंड बिल्कुल पेरिफेरी किनारे वाली रिफ्लेक्टेड साउंड है वो भले ही ओवरलैप हो, पर वो वैसे ओवरलैप नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों, अगर 2-3 स्पीकर से आवाज निकल रही तो वो तीनों डायरेक्ट साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं है, और वो तीनों एक ही टाइम पे निकल रही हैं, तो दे डोंट गेट ओवरलैप। एंड वो इतनी डिस्टेंस पे रखे जाते हैं कि उनकी आवाज ओवरलैप ना हो। यही तो स्टडी करना होता है आपको, कि आवाज का सोर्स कहाँ रखें, एब्जॉर्प्शन कैसे दें, कितना डिस्टेंस कितना होना चाहिए स्पीकर और वॉल के बीच में, दो स्पीकर्स के बीच में, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती। दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी। मैम साउंड का असर होता है मतलब। सॉरी? मैम समर जैसे समर है और विंटर टाइप के दोनों में डिफरेंट टाइप्स वेरी करता है साउंड। हाँ करता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है साउंड को। वो वंस वी फिनिश एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स तो वी विल मूव ऑन टू दैट टॉपिक, ठीक है? तब वी विल सी कि कैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस अफेक्ट करते हैं साउंड को, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग ने देखा ना कि जैसे डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो आवाज़ उसके थ्रू ट्रैवल अच्छे से नहीं कर पाती है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से इट चेंजेस फॉर्म्स। सो जो कोल्ड विंटर्स में हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट? कोल्ड विंड इज डेंसर एंड इट इज हेवियर, तो उस तो दैट अफेक्ट्स द साउंड, एंड साउंड की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। एंड समर्स में हवा इज वार्म होती है एयर, तो उससे उसमें जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती है। सो वी विल स्टडी दैट कि टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है। जब वो टॉपिक आएगा तो इसे हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। तो ओके।